अगर 100 बच्चे सपना देखते हैं ना डॉक्टर बनने का, तो उसमें से सिर्फ एक बच्चा ही डॉक्टर बन पाता है, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। देखो मैं वो गलतियां भी बताऊंगा तुम्हें जो अभी से नहीं करनी और क्या तुम्हें अभी से करना चाहिए, ताकि जो तुम ड्रीम देख रहे हो मेरे भाई, उस चीज़ को तुम अचीव कर सको। देखो कमेंट बॉक्स में सबसे पहली जो लाइन तुम्हें लिखनी है वो ये लिखनी है कि डॉक्टर बनना मेरा ड्रीम है, दिस इज माई ड्रीम, आई विल वर्क फॉर इट। तुम्हें ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। किसी के प्रेशर में इस ड्रीम की तैयारी मैं नहीं कर रहा हूं। देखो मेरा नाम है कुणाल पांडे और तुम्हें मैं वो चीजें बताने वाला हूं कि डॉक्टर बनने का अगर तुम सपना देख रहे हो, जो लोग तुम्हें भड़काएंगे कि क्लास 9th में भी आए हो मेरे भाई, तुम्हें लोग भड़काएंगे क्लास 9th में कुछ मत करो, सिर्फ एंजॉय करो, क्लास 10th में हो सिर्फ एंजॉय करो, तुम्हें एंजॉय करना है। लेकिन क्या क्या चीजें ऐसी है जो 9th में कर लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें ऐसी है जो तुम्हें क्लास 10th में कर लेनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो तुम्हें 4 साल का प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो देख सकते हो मेरे पीछे, तुम्हें 4 साल का प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं कि किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है। बट आगे सबसे पहली जो चीज तुम्हें वो कमेंट करनी है कि तुम्हारी कौन सा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है जिसमें तुम जाना चाहते हो। अगर तुमने ये नहीं सोचा, थोड़ी सी एनालिसिस करो, एक प्रॉपर वीडियो में लेके आऊंगा रैंकिंग के बेसिस पर कि कौन से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। और दूसरी चीज, कितना रैंक तुम अचीव करना चाहते हो, ये दोनों चीजें अभी कमेंट बॉक्स में तुम बताओगे मुझे, भैया ये मेरा कॉलेज है, मेरी रैंक इतना मैं ड्रीम करता हूं, मैं इतना लेके आऊंगा। देखो टोटल तुम्हें मैं 4 साल का रोड मैप देने वाला हूं कि अगर तुम क्लास 9th में हो, फिलहाल 8 से पास करके 9th में आ गए हो, तो IIT जाना हो या फिर एम्स में जाना हो, IIT के लिए प्रॉपर वीडियो बना दी गई है, क्योंकि दोनों सेपरेट जर्नी है। जेई के लिए अलग मेहनत करनी होती है, एम्स के लिए अलग मेहनत करनी होती है, या फिर नीट एग्जाम के लिए अलग मेहनत करनी पड़ती है। दोनों की अपनी अपनी जर्नी है। IIT के लिए एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है। जो बच्चा IIT का ड्रीम देख रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके देख देना, लिंक आपको एक पिन कर दे रहा हूं, वहां से देख लेना। अब नीट के लिए अगर हम बात करते हैं तो भैया 4 ईयर का प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए, ताकि हम 2030 में जब भी नीट का एग्जाम क्रैक करें तो ये चीज हम कर पाए। देखो तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये 4 साल की जर्नी होने वाली है। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर कैसे बने, क्या पाथ होना चाहिए, तो सबसे पहले जब आप क्लास 11th में आते हो, 9th और 10th तक जो आप कर रहे हो रेगुलर स्कूलिंग ही करनी होती है, कुछ अलग से कोई नई चीज नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब आप 9th पास करते हो, 10th में आते हो, 10th पास करके जैसे ही आप 11th में आते हो, आपको चूज करनी पड़ती है साइंस स्ट्रीम। साइंस में भी वो स्ट्रीम जिसमें आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे धुरंधर ऐसे होते हैं कि मैथ्स भी ले लेते हो, PCMB ग्रुप, बट मेनली तुम्हें क्या लेना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स तुम्हें लेने हैं। और क्लास 11th में जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं वही सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में भी रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब जैसे आप क्लास 11th पास करोगे, 12th में जाओगे, 12th पास करोगे, जिस साल आप 12th पास कर रहे हो उसी साल से एक एग्जाम की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खुल जाती है, जो कि है नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके पास होता है। इसको जब आप क्लियर करते हो तब आप जाते हो क्या करने, MBBS करने। अब कॉलेज प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट होगा, कितनी सीट है, क्या है, कंपटीशन क्या, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। MBBS के बाद भी कुछ लोग सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, टोटल 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल आप पढ़ते हैं, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है। तो ये बहुत प्रॉपर मेहनत वाला कोर्स। अगर डॉक्टर देखना अगर एक सपना नहीं यार, अगर डॉक्टर बनना तुम चाह रहे हो, वो एक जिम्मेदारी है। किसी इंसान को आप ट्रीट करने जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए जो उसके बॉडी में है, तो तुम सोच सकते हो तुम्हारा वर्क बेसिकली जो रिस्पेक्ट है तुम्हारी, वो अलग गॉड लेवल की होती है। ये तो मैं मानता हूं पर्सनली। बाकी तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स बताना। कि कोई अगर किसी की बीमारी को ठीक कर दे रहा है, किसी की मां को ठीक कर दे रहा है, किसी की बहन को ठीक कर दे रहा है, तो वो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर बनना सपना सबका होता है, लेकिन उसको अचीव वही कर पाता है जिसके अंदर वो क्वालिटीज होती है। तो अगर आपके अंदर नहीं है, वो चीजें डेवलप करना शुरू करो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि करके सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को समझते हैं। देखो 2021 में टोटल 16 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, 2022 में 18 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, 23 में अगर देखेंगे 20 लाख बच्चों ने, 24 में 24 लाख बच्चों ने, 25 में लगभग 22 लाख बच्चे कुछ घट गए थे, 26 में एक्सपेक्टेड है कि 24 लाख के आसपास ये बच्चे जा रहे हैं। तो हर साल आप देखोगे धीरे धीरे बच्चों की एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ी रही है, घट नहीं रही। ये कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप तक आते आते +2 और 6 और ऐड कर लगभग 30 लाख के आसपास बच्चे होंगे जिस साल आप एग्जाम दे रहे होगे। अगर आप 2030 में जाके एग्जाम दे रहे होगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बच्चे यहां अपीयर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है।
मैं अगर एक बच्चा हूं, मेरा ड्रीम है कि मैं नीट एग्जाम क्रैक करूंगा, मैं 4 साल तक लगा हूं, 5 साल तक लगा हूं। जो बच्चा इस साल 12th पास किया वो हो सकता है कि 2030 तक एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन बढ़ता ही जाता है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे सीट्स के लिए भी। सबसे पहले तुम कंपटीशन समझो कि अभी जो 2025-26 सेशन चल रहा है, तुम देखो कोई भी एग्जाम क्रैक करके आदमी ये सोचता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ेंगे, हमारी फी कम लगेगी, हमें ज्यादा चीजें आसानी से मिल जाएंगी। क्यों मेहनत करता है आदमी किसी भी एग्जाम के लिए? बाकी आप डॉक्टर तो प्राइवेट कॉलेज से भी बन सकते हो, डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज से भी बन सकते हो, लेकिन सबकी सोच क्या होती है, हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे जहां कम पैसे देने हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह बराबर हो, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, लेकिन यहाँ फी कम लगेगी, यहाँ फी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत महंगी है डॉक्टर की पढ़ाई। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो, टोटल एमबीबीएस सीट जो है एम्स के लिए हम बात करें, सिर्फ एम्स के लिए, ठीक है, इसमें कितने हैं टोटल बेटा? 2257, लगभग 2300 सीट भी नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, 2300 सीट भी नहीं है, 2000 कुछ सीट है। बच्चे कितने अपीयर होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 24 लाख आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। आप निकाल सकते हो कितने % सीट है, अगर थोड़ी बहुत मैथ तुम्हारी अच्छी हो तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब कितने टोटल एम्स है बेटा देश में? अभी तो 20 है, बाकी 4 और अभी इंक्लूड होने वाले हैं, उनकी बात चल रही है, लेकिन कब तक होगी पता नहीं, कुछ देखा जाएगा। एम्स दिल्ली में कुछ फॉरेन नेशनल सीट्स भी हैं, तो ये भूल जाओ, इस चीज को तो भूल ही जाओ। अब अगर एम्स में नहीं जा पाते हैं भैया, कुछ और गवर्नमेंट सीट्स है क्या एमबीबीएस के लिए? लगभग 55,000 सीट है। तो टोटल अगर हम एक रफ आइडिया भी मान लें तो टोटल आपकी गवर्नमेंट सीट जो है डॉक्टर बनने के लिए वो 60,000 ही है, बहुत कम है। 24 लाख बच्चों में सिर्फ 60,000 बच्चे, सोच लो, 1 लाख भी नहीं है, ये आधे लाख के आसपास की ये सीट है। इतने लेवल का कंपटीशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, इतना कंपटीशन है। और अगर आप ये सोच रहे हैं इस कंपटीशन में मैं 11th पास करूंगा, 12th पास करूंगा, एग्जाम दूंगा, क्रैक कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। उस कंपटीशन को फील करो, एक बार समझो कि क्या लेवल का कंपटीशन है। 1% से भी कम, 1% से भी कम लोग सेलेक्ट होते हैं, ये सिलेक्शन रेशियो होता है। 1% से भी कम का सिलेक्शन रेशियो है, इतना ज्यादा कम। आप सोचो, फिर भी तो अगर आप डॉक्टर बनते हो, आपको किस लेवल का वहां कॉन्फिडेंस मिलेगा, किस लेवल की चीजें। मैं उन बच्चों में से आता हूं पूरे देश में जो 1% में भी नहीं आते। ठीक है, क्लियर हो रही बात? चलो अब आगे बात करते हैं, कितने भैया टोटल हैं आपके पास एम्स? यहाँ 20 के नाम मैंने लिख दिए हैं, देख लेना। इनके बाद क्या क्या चीजें हैं, सबकी सीट्स भी मैंने वहां दे दी है, कितने सीट्स किस में आते हैं देख लेना। टोटल 2257 सीट वहां तुम्हें दिख रही होंगी। कौन सा फेवरेट है तुम्हारा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया, अगर हमें नीट एग्जाम क्रैक करना है, 12th हम पास कर रहे हैं, हमें नीट एग्जाम अगर क्रैक करना होगा, नीट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, एग्जाम के बारे में समझ लो, जिसकी तैयारी तुम कर रहे हो, जिसको तुम्हें क्रैक करना, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो लोगे। देखो ये नीट एग्जाम होता क्या है बेटा, 3 घंटे का एग्जाम होता है तुम्हारा, 180 मिनट का एग्जाम है तुम्हारे पास। क्या क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स से तुम्हारे पास 45 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से तुम्हारे 45 क्वेश्चंस आएंगे, बायो से तुम्हारे टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो होता है बॉटनी और जूलॉजी 2 सेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें 45 दोनों से बढ़ जाएगा, यहाँ टोटल 180 क्वेश्चन। अब अगर यहां से देखो, टोटल तुम्हारे पास 180 मिनट है, टोटल क्वेश्चंस कितने? 180। मतलब आप समझ रहे, 1 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चन, और वो भी बहुत एक्यूरेसी के साथ। अभी लास्ट ईयर का तुम रिकॉर्ड निकाल के देखोगे, लास्ट ईयर तो नहीं, उसके पहले का लगभग 16-17 बच्चे 720 पा रहे थे। 720 टोटल मार्क्स 720 होता है, 720। और ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +4 है हर क्वेश्चन के लिए और -1 है हर क्वेश्चन के लिए अगर गलती करते हो तो। अब तुम कंपटीशन समझो, 720 में से 720 लगभग 10 से 12 बच्चे हैं, लगभग 10+ ही बच्चे हैं। अब तुम समझो इतना लेवल की एक्यूरेसी कि एक क्वेश्चन को सिर्फ 1 ही मिनट में अटेम्प्ट करना है, और उस लेवल की एक्यूरेसी कैसे आएगी कि तुम +2, हो सकता है तुम पैनिक हो गए, 2 × 2 को 5 लिख दिए, 2 × 3 को 7 लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हो तुम। वो इस लेवल की तुम्हें एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, उस लेवल का माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। वो लेवल की जब तक तुम्हारे अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी, छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो कि तुम्हें कुछ होने वाला है तुम्हारे इस एग्जाम में। समझ में आ रही बात? ये मैं डरा नहीं रहा हूं तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि तुम्हें अपने आप को वो चीजें करानी पड़ेगी। ये ड्रीम देखना, सब देखो सपने सब देखते हैं ना, वो एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है बेटा कि सपने वो नहीं होते जो आदमी रात में देखता है, खुली आंखों से जो सपने देखते हो वही सपने होते हैं। और यही तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए करना पड़ेगा। जो चीजें तुम ड्रीम कर रहे हो उसके लिए बार बार लड़ना पड़ेगा, बार बार तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रोज डिप्रेशन में आओगे, रोज तुम्हें लगेगा मेरा बहुत लो चल रहा है, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, लेकिन तुम्हें बार बार ये अपने आप को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं।
मैं सही मेहनत कर रहा हूँ, अगर मुझे डॉक्टर बनना है मुझे ये करते रहना पड़ेगा, भले ही मेरा मन ना कर रहा हो, ये चीज बार बार करनी पड़ेगी, ये चीज समझ लेना। आगे बात करते हैं, हो गई ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो कितना मैंने बता दिया, लेस देन 1%। तो आप अपने आप को यहां समझ लो कि देश में 1% बच्चों में भी नहीं आपको आना है, उनसे भी कम परसेंटेज में आपको आना होता है। क्यों अर्ली प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, देखो अगर आप क्लास 9th में हो, 9th के बाद कहां जाओगे बेटा, 10th में जाओगे, 10th के बाद कहां जाओगे, 11th में जाओगे, 11th के बाद कहां जाओगे, 12th में। जब ये 4 साल 4 क्लासेस आप पास कर लोगे तब आपके पास क्या आएगा, नीट का एग्जाम आएगा। और नीट के एग्जाम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, 12th के बाद मिलेगी। अब तुम सोचो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 9th से ही अपना माइंडसेट बनाओ उस एग्जाम को क्रैक करने का जिसका सिलेक्शन रेशियो 1% से कम है, तो तुम कहोगे भैया हमारे भैया ने बोला था हमसे कि बेटा 9th एंजॉय करो। भैया खुद नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन तुम्हें भैया गारंटी देंगे, तुम्हें भैया बताएंगे। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप 9th में हैं, आपको 9th में कुछ नहीं करना। अगर आप 9th में, देखो एक टर्म यहां पर और एक क्लियर कर देता हूं, एक सब्जेक्ट आपके पास मैथ्स, इससे बच्चा जो बायो वाला बच्चा होता है ना, सारे बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं, यही डर छोड़ के ही तो बायो लेता हूं सर, मैथ्स नहीं पसंद है इसीलिए तो सर बायो ले लिया। लेकिन बायो ले रहे हो, लेकिन ये भी समझ लो कि बायो में भी इनकी बहुत महत्ता है। क्यों महत्ता है, क्योंकि जब आप 11th 12th में जाओगे एक सब्जेक्ट आपके सामने आएगा फिजिक्स, और यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनता है। अगर आप किसी भी नीट के एस्पिरेंट को पूछेंगे कि भैया आपकी बायो कैसी थी, कहेगा बहुत बढ़िया थी। भैया आपकी केमिस्ट्री कैसी थी, बहुत बढ़िया थी। फिजिक्स कैसी थी, हालत खराब थी सर, हालत खराब थी। क्यों, क्योंकि फिजिक्स के लिए उसने मैथ्स को इग्नोर करा था। तो अगर आप 9th में हैं, अगर आप 10th में हैं, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी बेसिक मैथ है तुम्हारी, उस मैथ को तुम बहुत स्ट्रांग करो। मैथ को तुम्हें खराब नहीं करना है। 9th में हो 10th में हो, ये जो मैथ्स है तुम्हारी, जो भी बेसिक मैथ्स है तुम्हारी, उस मैथ्स को बहुत स्ट्रांग करो। अभी से इसको खराब करो, ये खराब नहीं करो, अभी से इतना अच्छा करो तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। अगर ये सोच के तुम बायो लेते हो कभी भी कि भैया मैथ्स ना पढ़ना पड़े, तो तुम्हारा नीट का ड्रीम वहीं छोड़ दो। अगर तुम ये सोच के बायो लेते हो कि मैथ्स छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ेगा हमको, मजा आ जाएगा, छोड़ देंगे मैथ्स, बायो ले लेते हैं, वही नीट का सपना तुम छोड़ दो। नीट के सपने के लिए तुम्हारे पास मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिमांड करती है, और यही सिलेक्शन भी दिलाती है तुम्हें। बायो हर बच्चा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पता होता है उसको। किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछोगे कि ये वाला टर्म कहाँ है, एनसीईआरटी उठाएगा, तुम्हें पेज नंबर के साथ बता देगा ये लाइन यहाँ है। इस लेवल की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10-10 बार एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं एक साल में। लेकिन केमिस्ट्री पूछोगे वो भी बता देंगे। फिजिक्स में हालत खराब होती है, न्यूमेरिकल से डर लगने लगता है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले अगर 9th-10th में अपनी बेसिक मैथ अच्छी करो, प्लस कैलकुलेशन जितनी भी है बहुत स्ट्रांग करो। अगली चीज रीडिंग हैबिट डेवलप करो, क्योंकि ये चीजें, रीडिंग हैबिट ये डेवलप करो, क्योंकि ये तुम्हें वहां बायो पढ़ने में काम आएगी। अगली जो चीज है भैया वो क्या, न्यूमेरिकल्स से डर हटाओ, क्योंकि अभी आसान न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स का डर खत्म करो, नहीं होना चाहिए, इसको भगाओ। कैलकुलेशन का डर हटाओ, एक्यूरेसी पे काम करो। किस पे काम करो, एक्यूरेसी पे, कि थोड़ा पेस कम हो लेकिन एक्यूरेट हो। फिर जब एक्यूरेसी अच्छी होने लगे, स्पीड पे भी काम करो, क्योंकि 1 मिनट ये जो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिल रहा है ना, ये 1 मिनट, इसी 1 मिनट में तुम्हें पढ़ना भी होता है, सवाल सॉल्व भी करना होता है और टिक भी करना होता है। ये तीनों काम 1 मिनट में, समझ रहे हो बात, ये पूरी कहानी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया 4 साल का रोड मैप क्या होगा। 8th में हो, देखो तुम्हारे पास मेजरली मैथ्स, 8th में आपने क्या पढ़ा होगा, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट तो तुम्हारे अब आगे काम नहीं आने वाले। मैथ्स और साइंस ही है, अभी तक सिर्फ तुम पढ़ रहे थे, रट रहे थे, जाके वहां थ्योरेटिकल लिख दे रहे थे। लेकिन 9th की बात करो या फिर 10th की बात करो, मैथ्स पढ़ना है तुम्हें, साइंस पढ़ना है तुम्हें, एसएसटी पढ़नी, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना। ये 2 चीजें जो है ना, मैं बोलूंगा बार बार, इन दोनों पे मेहनत करो, इन दोनों पे मेहनत करो। इन दोनों में तुम ये कोशिश करो कि मैं इन दोनों में एक्सेल करूं। भैया मैं एक्सेल करूंगा, मैं हर चीजें करूंगा, हर चीज को समझूंगा। इन दोनों में तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। हमेशा याद रखना, एक चीज जो याद रखना वो ये है कि अब से जो भी पढ़ाई करना वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना। मोशन पढ़ रहे हो तो मोशन तुम्हें पता होना चाहिए।
एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, एक्सेलरेशन का मीन्स पता होना चाहिए। स्पीड पढ़ रहे हो, स्पीड क्या बताती है वो पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फोर्स पढ़ रहे हो, फोर्स के इफेक्ट्स पता होने चाहिए, कैसी क्वांटिटी है, क्या करता है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस सब पता होना चाहिए। वो तुम करो, उस लेवल की पढ़ाई करो, ठीक है। और एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा सबसे, वो है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। अगर ये तुम इग्नोर करते हो मेरे दोस्त, खत्म है कहानी तुम्हारी। ये आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा को तुमसे ना कहना पड़े कि बेटा पढ़ लो, भैया को ना कहना पड़े, मम्मी को ना, पापा आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं। तुम्हारी खुद की वो मोटिवेशन, मन ना भी कर रहा हो, बुक उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, उसको सीखने के लिए कोशिश करो, अपने एफर्ट्स लगाओ, सेल्फ एफर्ट्स। किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ये धीरे धीरे अपने आप को बनाओगे, क्योंकि दीवार के सामने एक बार जब चिपका लोगे ना डॉक्टर, तो बार बार उसको देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं कैसे बनूंगा, कुछ नहीं कर रहा हूं कैसे बनूंगा, ठीक है। 11th में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये दोनों सब्जेक्ट भूल जाओ। इन तीनों पे अच्छे से रगड़ना है, एक एक तरीके के सवाल लगाने हैं, PYQs लगाने हैं, बुक्स लगानी है, सारी काम करनी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारी NCERT। इसको हमेशा हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है 11th-12th में। सिर्फ इतना काम करना है। 9th में मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, देखो 9th के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, 11th में मिलेंगे। 10th के कॉन्सेप्ट्स कहाँ मिलेंगे, 12th में मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कुछ एक्स्ट्रा मत करिए। 9th में अगर आप हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा मत करिए, आप सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पढ़िए जो 9th के कॉन्सेप्ट्स आपको 11th में मिलेंगे। वो कॉन्सेप्ट 10th में पढ़िए जो 10th के कॉन्सेप्ट 12th में मिलेंगे। अब देखो 9th में छोटे छोटे चैप्टर है, 4 चैप्टर है तुम्हारे फिजिक्स में, 4-5 चैप्टर है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में है, ठीक है। अब तुम ये सोचो 9th एक ही साल मिल रहा है, 4 ही चैप्टर करने। 11th में लगभग 10 से 12-16 चैप्टर करने हैं तुम्हें, 4 चैप्टर 16 चैप्टर, और सारे चैप्टर डबल ट्रिपल है, ऐसे समझो, ठीक है। तो तुम्हारे पास टाइम उतना ही, एक ही साल, यहाँ 4 ही करने हैं। तो क्यों ना हम उन चारों को इतना बेहतर कर लें कि 11th में जो हमें उन चारों से रिलेटेड जितने भी चैप्टर आए वो हमारे लिए आसान हो जाए, हमें उसमें मेहनत ना करनी पड़े, हम फटाफट से उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब बच्चे रो रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे 11th को समझने में, तुम एक्सेल कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुमने 9th में उन चीजों को कवर कर लिया था, पढ़ लिया था। बस इतना करना है। 9th के जो कॉन्सेप्ट 11th में मिले वो कर लो, 10th के जो कॉन्सेप्ट 12th में मिले वो कर लो। साथ ही साथ इन चीजों पे काम करो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो। सिर्फ इतना तुम्हें पूरे 9th 10th में करना होता है और कुछ नहीं। बाकी 11th में जो बच्चा जर्नी करता है वही तुम्हें करना होता है। तुम अगर ध्यान से समझोगे कि भैया कैसे फिजिक्स पढ़ना है, क्या करना है, इसकी बात करूंगा, बट मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। अगर तुम क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, तो भैया आप कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि 9th के जो कॉन्सेप्ट तुम्हें 11th में मिलेंगे, 10th के कॉन्सेप्ट जो तुम्हें 12th में मिलेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कैसे? तुम्हारे सामने हमारा एक बहुत ही प्यारा बैच, बहुत एफर्टफुल बैच, बहुत मेहनत के साथ एक प्रिपेयर किया हुआ है स्पार्क 4.0। ये 4.0 का मतलब समझते हो? ये लगातार 4थी बार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बैच के थ्रू IITs में भी जा चुके हैं, नीट जैसे एग्जाम को भी क्रैक कर चुके हैं, अलग अलग ओलंपियाड्स को भी वो क्रैक करते रहते हैं 9th-10th में। जिसको तुम्हें करना है उसके बारे में हम तुम्हें बताते रहेंगे, ये ओलंपियाड फिल कर दो, ये एग्जाम क्रैक करो। हर साल हम इसमें इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, हर साल जो भी गलती हमसे होती है वो सारी चीजें करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी तुम्हें, 9th में हो तो कंप्लीट JEE या नीट दोनों के लिए प्री फाउंडेशन तुम्हें यहाँ पर कराई जाएगी। 10th में हो तब भी तुम्हें कंप्लीट प्री फाउंडेशन कराई जाएगी, ताकि तुम ये जो ड्रीम है ना बेटा एम्स, या फिर ये जो ड्रीम है ना IIT, यहाँ तक पहुंच सको। मेहनत लगेगी, 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी हमें, बट कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास टाइम है अभी। समझ में आ रही बात? चलो अब इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें भैया हम दे रहे हैं। पहला, कंप्लीट सिलेबस मिलेगी, मैथ्स तो मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, बायो भी मिलेगी, एक मिलेगा मेंटल एबिलिटी, जो तुम्हारे ब्रेन को बेटा खोल देगा, एकदम ब्रेन खोल के अलग कर देगा, चीथड़ उड़ा देगा, सोचने की क्षमता बढ़ा देगा। बेसिकली कैलकुलेशंस में नए नए प्रॉब्लम्स को अटैक करने के लिए तुम्हारी एबिलिटी आ जाएगी, सारी चीजें यहां से आ जाएंगी। ये हमने अपनी तरफ से अलग से एक्स्ट्रा डाला हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट तुम्हारा ब्रेन तैयार हो जाएगा। अब इसमें क्या मिलेगा, सारे प्री फाउंडेशन लेवल के, प्लस बोर्ड भी नहीं खराब होगा, ये भी ध्यान रखना, बोर्ड भी नहीं खराब होगा। 10th में तुम्हें बोर्ड्स देना, वो भी नहीं खराब होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए मिलेंगे ताकि आप अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकें, लेकिन सारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, ये ध्यान रखना। सारे के सारे सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर देख सकते हो 2026-27 जो भी तुम्हारे लेटेस्ट सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा। लाइव प्रैक्टिस सेशन, कोई भी तुम्हें डाउट्स पूछना, मेन क्या है तुम्हारे पास डाउट्स ही है। अब देखो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें 4 साल का जब वो प्रॉपर बताऊंगा। डाउट सेशन भी मिलेंगे,
हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये एक्सेल फॉर्म में तुम्हें होगा, एकदम बेस्ट एक्सेल वाला फॉर्म एक्सेलेंट फॉर्म में होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। डीपीपी मिलेगा, उसके लाइव डिस्कशन होंगे डाउट सेशन में, ठीक है। कैसे भैया, टेस्ट होगा, हाँ टेस्ट होगा, टेस्ट भी होगा ताकि तुम ये देखो कि इंप्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वेबसाइट है online.myrankers.com, इसके थ्रू भी लैपटॉप पे भी लेक्चर्स देख सकते हो। आगे कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, किसी भी डाउट के लिए कॉल कर सकते हो। पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, मतलब ये कि तुम अगर नहीं पढ़ रहे होगे मैं तुमसे बात करूंगा, बेटा पढ़ लो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ड्रीम देखा है तुमने डॉक्टर वाला, वो हम बात करते रहेंगे। साथ ही साथ पीटीएम भी मिलेगी, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीटीएम भी होगी। 2 महीने में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका बच्चा कुछ मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या रिपोर्ट है उसकी, क्या ओवरऑल क्या प्रोग्रेस है उसकी, ठीक है। वो सारी चीजें नॉन रिफंडेबल है, बट इसके लिए हम डेमो लेक्चर्स आपको देंगे, आप देख सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल है क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बननी चाहिए, अगर एक बार बन जाती है देन आप चूज करिए कि हम इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। अब हम हर एक बैच से टोटल 100 बच्चों को 50-50 एक 100 बच्चे लेते हैं, लगभग 100 बच्चे ने टोटल 50 बच्चे, टोटल 50 स्टूडेंट्स को हम पर टीचर अलॉट करते हैं। पर टीचर डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि पढ़ा कोई और रहा है मेंटोरशिप कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही मेंटोरशिप करूंगा, अलग टीचर पढ़ा रहा है वही मेंटोरशिप करेगा, जो टीचर पढ़ाता है वही मेंटोरशिप भी देता है कि कैसे आपको गाइड करना है, एक एक पॉइंट पे आपको गाइड करते हुए चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप गाइडेंस की बात करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ये मेंटोरशिप में डालते हैं। बैच स्टार्ट कब से होगा, तो ये 3 मई से स्टार्ट होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अभी पास टाइम है आपके पास, सोच लीजिए समझ लीजिए क्या है। ये फर्स्ट बैच हमारा 3 मई को आएगा। सेकंड बैच जो आएगा वो 1 जून को हमारा अनाउंस किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट मिस कर जाते हो सेकंड में भी आ सकते हो, सेकंड मिस कर जाते हो तो आप 1 जुलाई में भी हमारा एक 3rd बैच अनाउंस होता है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बस मेंटोरशिप जो ये 50 स्टूडेंट्स के लिए वो यहीं पर है, अगर आप 3rd वाले में ज्वाइन करते हो तभी, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करना है भैया, आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो। समीक्षा हमारी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थी, 99.2% था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। हमने इसको टैबलेट भी अपनी तरफ से दिया कि आप हार्डवर्क के लिए, जो भी इसने हार्डवर्क किया था उसके लिए, ठीक है। बाकी अलग अलग ओलंपियाड भी इसने क्रैक कर रखा था, बाकी ये भी रिजल्ट्स आप देख सकते हो, सारे 90 अबव है। और जितनी मेहनत आप करोगे रिजल्ट आपका उतना बेहतर आएगा, ये भी रिजल्ट आप देख सकते हो। बाकी ज्वाइन कैसे करना, हमारा एक ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, इसको सर्च करेंगे, इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ कुछ ऐसा स्पार्क 3.0 दिखेगा, या फिर पेड कोर्स पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा स्पार्क 4.0 बैच, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने पे यहाँ बाई नाउ पे आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर एक कूपन कोड दिख रहा होगा अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई कर लीजिएगा, 500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया कि फिजिक्स हमको कैसे पढ़ना चाहिए। फिजिक्स के लिए हम बात करते हैं, देखो 9th से अगर आपकी फिजिक्स की बात करूं या 10th में बात करूं, पहली चीज जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स तुमको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सारे कॉन्सेप्ट तुमको पता होने चाहिए। इसके बाद जितनी भी एनसीईआरटी कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व होने चाहिए। अब देखो ये तुम्हें किसी को कहना ना पड़े कि भाई तुम यहां से जाके सॉल्व करो, नहीं, ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। क्या भैया 9th-10th में और कोई बुक भी ले सकते हैं? बुक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी बता देता हूं, पियर्सन पब्लिकेशन की नीट फाउंडेशन की एक किताब आती है, नीट फाउंडेशन की किताब आती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीट फाउंडेशन ये अगर आप ले लेते हो ये बेस्ट है आपके लिए, 9th और 10th के लिए दोनों के लिए आती है, सब्जेक्ट पाए जाते हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग। ये अगर तुम ले लेते हो 9th के लिए भी बेस्ट होगी। अलग तुम कुछ अलग करना चाहते हो देन, बाकी बैचेस में मैं अपनी तरफ से जितना मटेरियल दे दूंगा उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए चीजें हैं। इसके अलावा भैया हम क्या करें, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए भैया, अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है, आप जब भी पढ़ रहे हो आपका सीधा आंसर होना चाहिए, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। बेशरम बनना है, 9th और 10th है। बेशरम ये नहीं कि पापा में गाली दे दिए, भैया को मार दिए, छोटे भाई को पीटे जा रहे हैं, इतना बेशरम, ये वाला बेशरम नहीं। बेशरम किसी भी चीज को पूछने के लिए, टीचर को पैसा तुम दे रहे हो, वहां कोचिंग में तुम पैसे दे के पढ़ रहे हो, तुमने पैसे दिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। तो कोई चीज तुम्हें नहीं आती है तो उनकी जिम्मेदारी है तुम्हें बताना, ठीक है। कोई भी डाउट आता है कभी शर्माना मत, तुम्हारी इज्जत होती नहीं स्टूडेंट लाइफ में, कोई इज्जत नहीं होती, कोई औरा या फिर रोला बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं तुम्हारा,
ठीक है, ये काम करो। बस इतना अगर तुम कर लेते हो तुम्हारे साथ चीजें हो जाती हैं। फिजिक्स में याद रखना, जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला ये हमेशा तुम्हें याद होने चाहिए, याद होने चाहिए जितने भी फॉर्मूले, ठीक है। और जितने नए नए क्वेश्चंस लगाओगे तुम, यहां से लगाओ, यहां से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, हर एक क्वेश्चन तुम्हें सिखाएगा। दिखावे के लिए पढ़ाई मत करना बस। और फिजिक्स में याद रखना, जब भी आप याद कर रहे हो आपको यूनिट्स अच्छे से याद होनी चाहिए। यूनिट्स का ध्यान रखोगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे, ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे। और कोई भी अगर न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी तुम न्यूमेरिकल, लेट सपोज कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल, मान लो मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा था, एक्सेलरेशन आ गया 122/6, मैंने यहीं पर छोड़ दिया। या एक्सेलरेशन मैं निकाल रहा था, मुझे v पता चल गया, u पता चल गया, t पता चल, तीनों पता है मैं से, ये तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा। छोड़ो, ये गलती मत करो। इसको जब तक तुम एट द एंड यहाँ 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के ऐसे बॉक्स न बना दो, तब तक तुम्हें सॉल्व करना है, वहां तक तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है कि कभी बीच में गेसिंग नहीं छोड़ना। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा मैं, आपको रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा, फॉर्मूला मेकिंग आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला मेकिंग कैसे होता है, कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है। वैलेंसी जब आप पढ़ेंगे, एक टर्म आपके सामने आएगा वैलेंसी, वो वैलेंसी कैसे निकलती है सारी पता होनी चाहिए। आपको केटायन एनायन सारे याद होने चाहिए। केटायन एनायन 9th 10th की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी केटायन एनायन सारे याद होने चाहिए। ये छोटे छोटे फैक्टर हैं। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है पूरे 9th और 10th में, लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी एकदम गंदी कर दो, खराब कर दो, यानी फाड़ के फेंक दिए पन्ना। फिर कोई बात, मेरे भाई लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर लो, ठीक है। 12 बजने वाले हैं, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं, बस इतना काम तुम्हें करना। और बायो में भी सिर्फ इतना बोलूंगा, एनसीईआरटी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर लो। लाइन बाय लाइन अगर तुम पढ़ने की कोशिश कर ले तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि 11th 12th में तुम्हें लाइन बाय लाइन ही पढ़नी होती है सारी चीजें। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई तुम्हारे मन में डाउट रह गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके सॉल्यूशंस मैं तुम्हें बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।